Hello everyone. The topic that we'll be discussing today is environmental compliance for technological companies. As is clear from the title of the video, we are going to talk about environmental compliance for technological companies. तो सबसे पहले environment क्या है? Environment वो सराउंडिंग्स है हमारी जिसमें हम रहते हैं, हमारी जो हम कह सकते हैं हमारी हैबिटेट है, that is our environment. So basically environment includes हमारा जो nature है, the flora and the fauna is basically our environment. Now what do you mean by environmental compliance? So environmental compliance वो सारे laws, regulations और standards हैं जो government के द्वारा बनाए जाते हैं in order to protect the environment even when businesses continue to manufacture and reach out to several markets. तो ये जो environmental compliance है, ये किसने करनी होती है? ये compliance वो करनी होती है कंपनीज ने। तो ये बेसिकली कंपनीज के लिए बनाए गए laws, regulations और standards होते हैं ताकि कंपनीज ये सोचकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें अपने प्रोडक्ट की कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग का इन्वायरमेंट पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो ना पड़े। तो इसका जो मतलब कि जो एम है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस का वो है कि कंपनीज को ये सोचने पर मजबूर कर देना कि उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस जिसकी वजह से जो है हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट्स को जो है ग्रीन कवर जो है हमारा हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। For technology companies, ensuring environmental compliance is not just about adhering to laws, it is a commitment to sustainability and corporate responsibility. तो ये जो environmental compliance है, ये mere rules and regulations नहीं है जो आपके ऊपर थोप दिए गए हैं और आपको जस्ट फॉलो करने पड़ेंगे, बट ये इस तरीके से इसको लेना चाहिए कि ये आपकी एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशंस कि आप ये इंश्योर करें कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की ओर चले, और जो आपकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर, उसको आप पूरी तरह से निभा पाए। टेक्नोलॉजी के साथ इकोलॉजी को बैलेंस करना इन टुडेज वर्ल्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है जब लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि हाँ, वी आर फेसिंग अ क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं वो रेगुलरली डिस्कस होते हैं एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो इसके साथ जो है वो कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है क्योंकि इतना वेस्ट जो है वो जनरल पब्लिक के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा जितनी की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं, चाहे वो बायो वेस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे वो पोल्यूशन जो है एयर पोल्यूशन कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन कर रही हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को जो है वहां पर डालकर। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है कि कैसे उनको अपना वेस्ट जो है डिस्पोज करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है इन्वायरमेंट पर बहुत गलत इफेक्ट डाल रही हैं। दैट इज वाई जो है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की जो नीड है वो महसूस हुई और जो कंपनीज हैं उनका ये लाइबिलिटी बन जाता है कि ये लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करें। We have landscape of environmental laws in India. तो इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर के द्वारा दिए गए कौन कौन से लॉज हैं, हम ब्रीफली उनको पहले डिस्कस करेंगे। तो इंडिया
boasts a comprehensive legal framework aimed at addressing environmental challenges and promoting sustainable development. These laws cover a wide range of topics, including air and water pollution, waste management, biodiversity conservation, forest protection, and many more. Some of the key legislations are, पहले हमारे पास सबसे पहले जो है दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ये जो लेजिस्लेशन है इसके थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है टू टेक मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट। इसमें जो है बहुत सारे इसके सब जो है पार्ट्स जो है ये कवर करता है। फॉर एग्जांपल hazardous waste management, air and water quality standards, environmental impact assessments, etc. etc. Then we have the Wildlife Protection Act of 1972. So as the name suggests, it is an act for conserving wildlife and their habitats, and it regulates hunting, poaching and trade in wildlife and their products. So basically ये animal protection law है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एनिमल्स को भी यूज करती हैं फॉर लाइक सर्टेन काइंड ऑफ पेस्ट्स एंड फॉर अदर पर्पसेस टू। ऐसी एनिमल इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं उनकी वजह से, तो जो है इसको भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। देन वी हैव द वाटर एक्ट एंड द एयर एक्ट 1974 और 1981 के ये एक्ट्स हैं। तो these are to prevent water pollution and air pollution। इन दोनों एक्ट्स में ही जो है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बोर्ड्स जो हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है इनमें और एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। Central board works at the central level to prevent water pollution and air pollution, and similarly the state pollution control boards, they work at the state level to prevent pollution. Then we have the Forest Conservation Act of 1980. It focuses on conservation of forests, and कोई भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज या इलीगली किसी फॉरेस्ट एरिया पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना देना, कोई डैम की कंस्ट्रक्शन विदाउट ऑथराइजेशन, तो उस सब को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये एक्ट है। Then we have the hazardous and other waste management and transboundary movement rules of 2016. These rules provide guidelines for management, handling and disposal of hazardous wastes, including e-waste. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका जो वेस्ट जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि किस तरीके से वो वेस्ट को जो है प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। सो इसलिए जो है ये रूल्स हैं जिसमें गाइडलाइंस बताई गई हैं for the proper management, handling and disposal of wastes. Then the plastic waste management rules of 2016. तो plastics की वजह से जो pollution है everybody knows कि बहुत ज़्यादा pollution है प्लास्टिक की वजह से। That is why जो है ये rules बनाए गए थे to mandate the proper management and disposal of plastic waste. इन लॉज के अलावा जो हमारे पास कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कंसर्निंग एनवायरमेंटल कंप्लायंस जो कि कंपनीज को फॉलो करने चाहिए। So we'll discuss the standards concerning environmental compliance for companies in India. So for businesses operating in India, environmental compliance is not just a legal obligation, it is a responsibility towards sustainable development. तो कुछ crucial steps through which the standards for
maintaining environmental compliance by companies are maintained are first we have environmental impact assessment EIA. तो environmental impact assessment एक ऐसी assessment report है जिसमें जो है कंपनीज ये देखती हैं कि उनका कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी उनका प्रोसेस है जो उन्होंने इनिशिएट करना है, तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो ये रिपोर्ट होती है। तो फॉर प्रोजेक्ट्स विद पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी। Businesses must assess and mitigate potential environmental consequences before commencing operations. तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो किसी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी को स्टार्ट करना है, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना है, अगर उसका कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उसके लिए उनको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी है। असेस करना कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और किस तरीके से वो जो इम्पैक्ट है उसको हम मिनिमम पर लेकर आ सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। उनको वो सब जो है अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो है वो सोचना पड़ेगा। देन सेकेंडली वी हैव obtaining necessary permits and clearances. Depending upon the nature of the business, various permits and clearances may be required. तो बहुत सारी अथॉरिटीज जो हैं इस्टेब्लिश हैं जिनसे आपको एनओसी जो है वो या कोई भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो शुरू करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको वो प्रॉपर परमिट्स और क्लियरेंसेस जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज से जो है लेना है वो ज़रूरी है। Then waste management. Proper waste management practices are essential, which includes segregation. सबसे पहले वेस्ट को अलग करना, कौन कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा प्लास्टिक वेस्ट है, कौन सा वेस्ट ऐसा है जो रिसाइकल हो सकता है, तो उसको सेग्रीगेट करना उस अकॉर्डिंगली और फिर उसको प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ करना। Then air and water quality compliance. तो ensuring compliance with air and water quality. तो जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत सारा जैसे जो जहाँ पे ईंटें बनती हैं जो वो होते हैं वहाँ से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, तो which causes a lot of air pollution. Similarly कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं which release harmful chemicals into the water bodies that are situated near that particular industry. तो जिस वजह से जो है एयर और वाटर की क्वालिटी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बढ़ती हैं एंड ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पर इफेक्ट तो पड़ ही रहा है उस चीज़ का। तो इंश्योरिंग दैट industries, the companies, they have proper pollution control equipment. That is also important. Then biodiversity, conservation and green initiatives. तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है प्रॉपर मेजर्स लेना, दैट इज वेरी essential for the companies, and practicing green initiatives that involve energy conservation techniques, water management techniques, reduction of carbon emissions. तो ऐसी प्रोसेसेस को फॉलो करके जिससे जो है एनवायरनमेंट पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, उन प्रोसेसेस को फॉलो करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है विद टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इज कि बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट कर रही हैं और उस वेस्ट को मैनेज कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है उस पर किसी का ज़्यादा ध्यान ही नहीं होता वैसे तो, बिकॉज लाइक द कंपनीज बेसिकली फोकस ऑन प्रॉफिट मेकिंग
rather than focusing on like climate crisis and the environment is being compromised with. बट जो है अगर वो प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस के साथ अगर वो प्रॉपरली अपना जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कर लें, उसी से ही बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंपनीज टेक कंपनीज फॉलो कर सकती हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। Prioritizing the three R's reduce, reuse, recycle guides companies towards less wasteful practices, minimizing manufacturing waste, encouraging product refurbishment, and ensuring responsible recycling are crucial steps. तो जो कंपनीज हैं वो पहले तो वेस्ट इंश्योर करें कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, और जितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम किसी तरीके से अगर रीयूज कर सकते हैं उन चीज़ों को तो उनको रीयूज करें, एंड इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग आर सम क्रूशियल स्टेप्स। और जो प्रोडक्ट्स कई हैं जिनको रिसाइकिल करके उनको फिर से उनका कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, उनको रिसाइकिल करें। देन we'll talk about इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करेक्ट डिस्पोजल इज अ वाइटल कंसर्न फॉर टेक कंपनीज कि ई वेस्ट को हम जो है कैसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। Programs such as East Towards and Responsible Recycling Standards guide businesses in environmentally sound e-waste management and recycling। तो कुछ ऐसे जो हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं जैसे ईस्ट टूवर्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, जिनमें ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है प्रॉपर कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो उसको प्रॉपरली फॉलो करके companies can effectively handle the electronic waste. Then we have product life cycle. Incorporating eco-design principles during product development ensures sustainability is considered through all stages of a product's life cycle, from material sourcing to the end of the life disposal. तो अगर जो प्रोडक्ट है जो कि वो टेक कंपनी जो है जिसने वो बनाना है तो उसकी बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो उसका डिज़ाइन है, अगर उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को ये ध्यान में रख के बनाया जाए कि हमें इस प्रोडक्ट को इस तरीके से तैयार करना है कि जो इन्वायरमेंट पर जो इसका इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, तो वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका जितना भी लाइफ साइकिल है वो एंटायर लाइफ साइकिल में जो है हम जो है उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वो पहले ही कंपनी जो उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करेंगी तो उसका जो डिस्पोजल तक जो उसका लाइफ साइकिल है उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिडक्शन स्ट्रेटजीज। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा हम जो एनर्जीज हैं उसको किस तरीके से और एफिशिएंट बना सकते हैं और किस तरीके से कम एनर्जी यूज करके उतना ही जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उतना ही रख सकते हैं। अभी हम वो डिस्कस करेंगे। इस मतलब एनर्जी को कंजर्व करके भी हम जो है इन्वायरमेंट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेक कंपनीज to follow energy efficiency and reduction strategies. Then we have first that we have is smart technology. Investment in smart technology like energy management systems can significantly cut energy usage by optimizing power consumption patterns in real time. तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जो है हम जो है एनर्जी
का जो यूज़ है वो काफ़ी कट शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज जो हैं आजकल वो उनके रूफ पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल होते हैं, तो उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मिनिमम यूज़ होता है। सोलर पैनल से ही सारी एनर्जी जनरेट हो रही है। उनके उनके कंपनी के अंदर का जो भी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलनी थी वो जो है सोलर पैनल से चल रही हैं। एंड वो कंपनी को भी प्रोडक्टिव कंपनी के लिए भी प्रोडक्टिव है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं आ रहा। सोलर पैनल की एक बार ही आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो भरने पड़ते हैं, उसके बाद यू आर फ्री टू यूज द सोलर एनर्जी। Then renewable energy sources. Transitioning to renewable energy sources such as solar or wind power not only reduces carbon footprints but can also offer long-term cost saving to companies. तो अभी जैसे पहले डिस्कस किया कि हम ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़कर अगर हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल विंड मिल्स यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने में ही हमारी हेल्प नहीं करती है, वो जो है कंपनीज का बहुत सारा पैसा भी बचाती हैं। इसमें एक चीज जो आई है दैट इज कार्बन फुटप्रिंट्स। तो कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? कार्बन फुटप्रिंट्स बेसिकली the total amount of greenhouse gases that are generated by a person's actions that are basically carbon footprints। तो एक जैसे इंसान की वजह से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही हैं वो पूरा कैलकुलेटिव इंडेक्स दैट इज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन करना is a very good step. Then we have green infrastructure. Designing and constructing buildings with green infrastructure, including energy efficient windows and insulation, can drastically reduce a facility's energy. तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको खड़ा करना है, कोई बिल्डिंग्स हैं, तो आप ये देखें कि वो बिल्डिंग्स को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है वो बनाया जाए, इंक्लूडिंग एनर्जी एफिशिएंट विंडोज एंड इंसुलेशन। उसके अलावा जितना हो सके आप उतने ज़्यादा पेड़ पौधे सब कुछ जो है लगा कर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खड़ा करेंगे तो that would also help to protect the environment. Then how environmental compliance can benefit companies? तो environmental compliance जो है वो कंपनीज को या अभी जो जनरल पब्लिक है उनको भी लगेगा कि इट इज़ अ टास्क फॉर देम कि हाँ environmental compliance करना है। और इसी वजह से जो है businesses they are not really bothered about environmental compliance और उनको जस्ट होता है कि हमें तो अपना मतलब प्रॉफिट बनाना है, बिकॉज environmental compliance will not provide them any kind of gain in any way। बट ऐसा नहीं है। environmental compliance जो है it is a benefit to the companies as well। How? That is what we are going to discuss now। First of all, enhanced reputation. Demonstrating commitment to environmental protection can enhance companies' reputation among stakeholders, including customers, investors, and the community। तो अगर कोई कंपनी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि वो जो है environmental compliance की तरफ जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है और अपनी उनकी पॉलिसीज गाइडलाइंस उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सब कुछ जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, तो जो है उनकी रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रियंका चोपड़ा का रिसेंट शैम्पू ब्रांड है नॉर्मली, तो it claims कि the bottles of that shampoo
are made from 100% recyclable plastic, जिसकी वजह से मतलब it is one of the reasons why the brand was named as the second best celebrity brand for the year 2023 in the world. तो वन ऑफ द रीजंस कि वो जो ब्रांड है उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया, वो इस वजह से कि वो क्लेम कर रहा था कि वो ब्रांड जो है वो क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो 100% रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो है वो यूज़ कर रहा है। तो जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज हुई, कस्टमर्स पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस वजह से इंक्रीज हो गया। Then secondly, we have risk mitigation. Compliance helps prevent legal troubles, fines and penalties. Non-compliance can lead to significant financial and reputational risks. तो अगर आप कोई भी law है which is related to environmental compliance, if the companies do not follow it well, so they can land in legal troubles and it could lead to financial and reputational losses. तो ये आपको उस रिस्क से भी बचाता है। Then thirdly, innovation and efficiency. Striving for compliance often drives innovation in processes, technology and product design, leading to increased operational efficiency. तो अगर आप कंपनीज जो हैं वो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की तरफ ध्यान देंगी, तो ऑटोमेटिकली वो अपने ट्रेडिशनल जो है प्रोसेसेस को छोड़कर ऐसे ऑल्टरनेटिव्स उनको ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो उनके प्रोसेसेस का है वो मिनिमाइज हो जाए, जिसकी वजह से इट वुड लीड टू इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। देन वी हैव एक्सेस टू मार्केट्स। तो बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर उस मार्केट में आपको एंटर करना है तो देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंप्लायंस जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो अगर आप एनवायरमेंटल कंप्लायंस कर रहे हैं, it would become easier for you to enter into such markets. Then long-term sustainability. Sustainable practices ensure that resources are conserved for the long term, contributing to the resilience and longevity of the business. तो अगर businesses भी sustainable practices जो हैं वो follow करेंगे, तो जो resources हैं वो उनके पास जो है ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होंगे और जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस चल सकता है। बिकॉज अगर आपके पास रिसोर्स ही नहीं बचेगा तो आप बिजनेस किस चीज का चलाओगे, अगर आपके पास वो बेसिक रिसोर्स ही नहीं है, बेसिक रॉ मटेरियल ही नहीं है वो चीज को बनाने का। सो इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एज वेल। So now we have the case laws. First is the Tata Mistry case, जिसकी फुल साइटेशन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। 2021 का ये केस है जिसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द एम्बिट ऑफ द डायरेक्टर्स ड्यूटीज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले डायरेक्टर की ड्यूटी सिर्फ फेमिलियल होती थी, कि सिर्फ जो है कंपनी के साथ जो भी उसका जो रिलेशनशिप है उसको गवर्न करते हुए उसकी ड्यूटीज हैं। देन वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल और मैनेजरियल ड्यूटीज बन गई कि उनका एक तरह से कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरीके से आप कंपनी के एक एम्प्लॉई हो उस तरीके से, और एक मैनेजर के तौर पर जो है वो उस तरीके से आपकी जो है ड्यूटीज जो हैं वो थी। देन आज के टाइम पे क्या है, इट इज अ regime ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट जस्ट, दे डू नॉट हैव टू जस्ट फोकस अपॉन प्रॉफिट मेकिंग, बट उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सेक्शन 166 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो it talks about the duty of the director to protect the environment in addition to his duties to promote the objects of the companies and act in the interest of the companies.
जिसकी वजह से जो है ये section has ensured that the director has the responsibility of protecting the environment as well in addition to other duties relating to the company. Secondly, we have the Union of India MCA versus Infrastructure Leasing and Financial Services Limited 2018 का ये केस है जिसमें the court held that in addition to monetary penalty, if a company's shareholders believe कि जो डायरेक्टर के जो decisions हैं they are primarily focused or just focused upon generating profits in the company and it would have serious impact upon the environment, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वे आर प्रेजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है वो कंपनी काम कर रही है। और इस केस में जो एनसीएलटी है इट हैज वाइड पावर्स इंक्लूडिंग द पावर टू सस्पेंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। तो ये जो है कंफर्म हो जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंप्लायंस। Lastly, we have the conclusion. By adhering to the intricate web of environmental laws, technological companies can contribute to the preservation of the environment. तो जो environmental laws को properly comply करके जो technological companies हैं वो अपना fair contribution जो है डाल सकती हैं for protecting the environment, reducing the ecological footprint and playing a vital role in ensuring कि हमारे पास जो है एक हेल्थियर और ग्रीनर फ्यूचर जो है वो हो और जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं they also have access to a good environment. Going beyond mere compliance and embracing environmental protection will be the distinguishing factor for tech companies in creating lasting value for shareholders, customers and society at large. So merely जो laws हैं उनको comply ना करके और स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करते हुए इस चीज पे काम करके जो है एक जो है यूनिक और लास्टिंग इम्प्रेशन जो है उन कंपनीज का वो डलेगा ऑन द शेयर होल्डर्स कस्टमर्स एंड द सोसाइटी एंड पब्लिक एट लार्ज। द कमिटमेंट टू अ ग्रीनर टुमारो is an investment in the long-term viability of both the tech industry and our planet. By committing that by committing to have a greener tomorrow, that is to formulate policies by the tech companies in such a way so as to promote environment protection, ये एक investment है for the long term sustainability of these companies as well as our planet. So that's it for today. Thank you so much.